हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले आपकी शिकायत सबसे पहले। अरे सर, आपने डीवीज लैब का एनालिसिस किया और डीवीज लैब के एनालिसिस में आपने कहा जी कि रिज़ल्ट ख़राब थे और आपने मंदी बनाई। हाँ जी, मैंने मंदी बनाई। और सर, मंदी वालों को तो बाज़ार ने ट्रैप कर लिया। और डीवीज लैब में क्या हुआ, मुझे ये लगता है कि भाई डीवीज लैब में सब लोगों को पता था कि रिज़ल्ट ख़राब है। और उसके बाद जो है ऑपरेटर ने आज गेम खेल लिया कि भाई ठीक है, तुम सुबह फ्लैट खोलेंगे, एक बार बजाय तोड़ भी देंगे डीवीज को, सारे लोग एग्रेसिवली शॉर्ट आ जाएंगे, फिर ऊपर खींच लेंगे। तो देखिएगा, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो कोई चॉइस थी नहीं भाई, वो तो ट्रैप हो गया, उसने तो सौदा अपना कवर करना ही करना है। देखिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी डीवीज में जो पोजीशंस थी वो ज़्यादातर 3200 या 3300 की कॉल में थी, यानी कि वो शॉर्ट थी। तो सुबह जब बाजार खुला तो हमने पहले 3200 और 3300 की कवर करके और 3100 पे शिफ्ट कर लिया, यानी कि और थोड़ी मंदी बना ली। मतलब कि वहाँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो है डीवीज लैब टूट रहा था, तो वो उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी, यानी कि उनमें प्रॉफिट था, तो वहाँ से प्रॉफिट लेके 3100 पे शिफ्ट कर ली। हालांकि 3100 में जितना प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे ज़्यादा 3100 में लॉस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 3100 पे डीवीज लैब की कॉल हमने शॉर्ट कर ली। लेकिन हमारी जो शॉर्ट्स हैं वो जून मंथ की है, यानी कि अगले महीने की। और हम अभी भी कंफर्टेबली हम ये सोच के बैठे हैं 3000 से नीचे आएगा। फंडामेंटली अभी ये ओवर वैल्यूड शेयर मुझे लग रहा है। तो जिस तरीके से भैया इन्वेस्टमेंट करते हैं ना खरीद के, यानी कि खरीदने के बाद जब शेयर्स को होल्ड करते हैं तो वो शेयर्स भी तो टूटते हैं ना, तो ये थोड़े ना कि उनमें से निकल जाते हैं। तो उसी तरीके से हालांकि डीवीज में देखिएगा अभी पीछे कुछ प्रॉफिट भी हमें हुआ अच्छा, तो मतलब जो पहले प्रॉफिट किया था, आज का नहीं, जो पहले का था, तो आज का जो प्रॉफिट हुआ था वो तो सब जो है डीवीज लैब में उल्टा ज़्यादा चला गया है, तो वो तो नहीं कह रहा। लेकिन जो भी पीछे 2 दिन में डीवीज टूटा था वहाँ पे, तो वहाँ पर भी हम पोजीशंस के साथ बैठे रहे। और अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटली इसकी जो वैल्यू है वो 3000 के नीचे आएगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2800 रुपये आएगी। और 2-3 महीने अगर हम शायद होल्ड करेंगे पोजीशंस तो 2500 तक भी आ सकती है। लेकिन मैं जो अपनी पोजीशंस होल्ड करूँगा वो 2800 और 2900 के बीच तक करूँगा, जहाँ पे मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा रहे। तो मेरा जो व्यू है देखिएगा, इसीलिए मैं पुट खरीद के पोजीशंस नहीं बनाता हूँ। तो क्योंकि पुट में क्या होता है, बार बार पैसे दो, और यहाँ पे जो भी पोजीशंस बना रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से। और डीवीज में हमने पोजीशंस बनाई, और आज उसी तरीके से मार्क्सन फार्मा के अंदर शेयर्स में कमजोरी देखने के लिए मिली 5% की। तो आज हमने जाते वक्त लगभग लास्ट के 15 मिनट बचे हुए थे, तब हमने जो है मार्क्सन फार्मा में ख़रीदारी भी की है। तो ऐसा नहीं है आप लोग सोचेंगे कि सर मंदी करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। तो डिलीवरी तो देखिएगा हम तेजी में ही लेते हैं। तो मार्क्सन फार्मा पे अभी हम बुलिश हैं, और वहाँ पे हमारा देखिएगा 2-3 साल का लॉन्ग टर्म व्यू है, और अपने जो प्राइस टारगेट है वो 220 रुपये के हैं। तो गेम सारा पेशेंस का है। देखिएगा, जिस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है ना बाजार में, बाजार उसको नहीं टिकने देगा। पेशेंस का सारा गेम है। आज मान लीजिएगा ऑपरेटर 1 दिन खिला लेगा, 2 दिन खिला लेगा, महीना खिला लेगा, बाद में तो चीज़ें फंडामेंटल्स के पास आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पर अब डीवीज लैब लोगों के पास 5000 का भी है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 5000 का भाव नहीं आएगा, कोई आदमी 4-5-6 साल रखेगा तो हो सकता है वो भाव भी आ जाए। बट अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थिति है उसमें हमें नहीं लगता कि डीवीज लैब, और ये इंडेक्स का शेयर है तो इंडेक्स मैनेजमेंट करना भी आज ज़रूरी था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कमज़ोर थे, तो भाई निफ्टी को कैसे मैनेज करोगे। तो डीवीज लैब अदानी ग्रुप आज जो है लाइमलाइट में था। और देखिएगा, हमारे यहाँ पे ना कानून बहुत बढ़ गया है, इंडिया में ना कानून बहुत बढ़ गया है। और अब उसको अब मैं कटाक्ष के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अपने हिसाब से जो है बात बोल रहा हूँ। भाई अगर कोई शेयर 500 रुपये का शेयर ना 4000 रुपये हो जाए, और उसमें कितनी भी मैनिपुलेशन हुई हो, उसकी कभी कोई जांच नहीं होती है इंडिया में। और अगर कोई 4000 का शेयर 2000 हो जाए, और उसमें ऐसा लगे कि भाई किसी विदेशी साजिश है, हो या ना हो बात अलग है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जरूर होती है कि भाई इस 4000 वाले शेयर्स को तुमने 2000 कैसे पीटा, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। तो आप देखिएगा, वो इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरी वाली बात की, वो मुद्दा आज जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स के अंदर आपने तेज़ी देखी, तो वो लाइमलाइट में थे, इंडेक्स के भी शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। तो ये देखिएगा, इंडिया का कानून है। तो
उसके हिसाब से काम होता है। अब कानून भी देखिएगा किस तरीके से काम करते हैं। अब वो कानून की अपनी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई वो किस तरीके से काम करेगा, तो उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट चीज़ें ये है कि ट्रांसपेरेंसी वहाँ देखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से कि जब शेयर्स के प्राइस मूव हो रहे थे ऊपर की तरफ, कि भाई वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं, तो जहाँ पे रिटेलर बेचारा फंसता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, और फिर जब 4,000 से चीज़ टूट के 2,000 आई, तो अल्टीमेटली तो रिटेलर्स उस दिन फंसा। तो यहाँ पर हालांकि उन सभी रिटेलर्स के लिए भी खुशियाँ होंगी कि ठीक है भाई, कम से कम 4,000 से 2,000 से नीचे चला गया था, अभी कम से कम 2,300 रुपये का भाव तो आया। तो यहाँ पर ये मुद्दा रहा। अब देखिएगा, मैं अगर आपके साथ बात करूँ कि भाई आप एक ही चीज़ याद कर रहे होंगे, अरे सर लास्ट वीक में आ गए, अभी कमजोरी तो नज़र नहीं आ रही है। देखिए आज बैंक निफ्टी में हल्की सी आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिली। और देखिएगा अगर हम इनको वीकली पैरामीटर्स पर जाके देखने की कोशिश करें, निफ्टी को भी और निफ्टी बैंक को भी, अभी तक देखिएगा निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे था। तो बहुत लोगों का मानना है कि कल निफ्टी जो है आग लगा देगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर निफ्टी बैंक 1 या 2 दिन मंदा रहता है तो अगले दिन चलना शुरू हो जाता है। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, तो MACD के अंदर जो डाइवर्जन आ रहा है वो बेरिश डाइवर्जन आ रहा है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर हम देखने की कोशिश करें तो हमें ये लग रहा है कि बाजार कहीं नियर द टॉप है, और मैं यही बात मानता हूँ कि बाजार कभी भी एक शार्प फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। आज जो भी था, आज वो सब हमें इंडेक्स मैनेजमेंट लग रही थी निफ्टी के अंदर भी। और दूसरी बात, अगर हम MACD के अलावा अगर RSI भी देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो भी जब पिछली बार टॉप बना था, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, तो उस RSI का लेवल अब की पिछली RSI से तकरीबन 12-13 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो ये भी एक इंडिकेशन आ रहा है। तीसरी बात करता हूँ कि अगर कहीं पे रिजल्ट आए ना अच्छे, मैं आपको बताऊँ, तो वो आए US के बाज़ारों में। US में रिसेशन की बात होती रही, लेकिन जितनी भी कंपनीज़ के उनके IT के जो मेजर है वो, और डाउ जोन्स की जो मेजर कंपनीज़ हैं, उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। हालांकि हमारे भी निफ्टी की 25 कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए, 25 ने ख़राब दिए, लेकिन हमारे यहाँ पे बैंकों के ही रिजल्ट ठीक आए, बाकी तो सबके मिले जुले रिजल्ट है। और बैंकों में भी देखिएगा एक वो था, क्योंकि अगर 1-1.5 साल जब कोविड का पीरियड था तो बैंक इतने डरे हुए थे, लोन किसी को बांट ही नहीं रहे थे, और एक वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल में बैंकों को बेनिफिट हुआ। तो अब जो बात यहाँ पे समझ में आ रही है, और जिन्होंने US के बाज़ारों में इवन इंडेक्स में पैसा लगाया होगा, उनके अच्छे पैसे बने होंगे, या इंडेक्स किससे रिलेटेड जो ETFs होंगे। अब यहाँ पर मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि निफ्टी बैंक देखिएगा, अब आज जो है जिस तरीके से क्लोजिंग दी है, कल का जो दिन है ना वो मेक और ब्रेक है। अगर 43,640 के नीचे, 43,640 के नीचे अगर कल निफ्टी बैंक चला गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कल ही 43,100 और 200 के आसपास के लेवल देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 44,100 के आसपास एक बहुत बढ़िया वाली रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी की भी जो वैल्यूएशन है ना, जो शेयर, देखिए एक अच्छे रिजल्ट की भी हर एक चीज़ की कीमत होती है। बैंक निफ्टी के भी जो स्टॉक्स हैं, अगर आप इनको इंटरनेशनली यार अच्छे बैंकों से कंपेयर कर लो, आपको इंडिया के बैंक की वैल्यूएशन सबसे महंगी नजर आएगी। मैं अभी JP Morgan, चेस, बैंक ऑफ अमेरिका या बाकी जो बैंक्स हैं उनको भी मैं अभी देख रहा था, प्राइस टू बुक वैल्यू में देख लो कहीं पर भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लगभग बड़े स्मार्ट प्लेयर ना स्मार्ट तरीके से गेम खेलते हैं। ये मैं इस चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा बड़े प्लेयर्स का काम क्या होता है, एक बार बाजार को ऊपर ले आए, यहाँ पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डालना कि भाई खरीद लो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, और सबको माल खरीदवाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि यहाँ पर आने के बाद लोग जो है ना जबरदस्त तरीके की पुट राइटिंग करते हैं। मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। कल मंगलवार फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और कल मेक और ब्रेक इसलिए कि अगर कल पुट राइटर्स बैंक निफ्टी के और फाइनेंशियल निफ्टी के ट्रैप हो गए और निफ्टी के ट्रैप हो गए, तो वो अगले 2.5 दिन तक ट्रैप रहेंगे। यानी कि अगर अब बाजार ऊपर से नीचे गिरा तो 2.5 दिन तक कोई रिलीफ की संभावना नहीं है। और इस 2.5 दिन के अंदर अगर बाजार अब यहाँ से गिरेंगे, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो यही थी कि भाई लास्ट वीक में
बाजार वीकनेस देगा। तो आज बैंक निफ्टी ने तो थोड़ी वीकनेस देने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी के जो बाकी शेयर्स थे उसकी बदौलत आज निफ्टी बैंक जो है साइड में रह गया। अगर निफ्टी बैंक देखिएगा गिरावट जो आएगी ना वो आएगी निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक नहीं गिरा तो निफ्टी जो है संभाल लेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर निफ्टी बैंक में आपको एक बार 640 का लेवल टूटता हुआ नजर आया, फिर दूसरा आप थोड़ा सा लाइटली आप 500 के आसपास देखिएगा, तो जैसे ही 43,500 टूटेगा उसके बाद निफ्टी नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। फिर देखिएगा निफ्टी में भी वीकनेस आ जाएगी और आज की तरह निफ्टी जो है अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा अगर ऐसा होता है तो। और मुझे यह लगता है कि अगर बाजार में आप तेजी खेल रहे हैं तो बहुत ही अलर्ट होकर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में ओवरनाइट तेजी लेके जाना इस समय पर बहुत ही रिस्की बैट है। बाजार कभी भी आपको खुलते के साथ बहुत तेजी के साथ गिरावट दे सकता है, कभी भी। और ये जो 3 दिन है, मुझे ये लगता है कि भाई जो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये जो 3 दिन है मंथली एक्सपायरी की वेट एंड वॉच की स्थिति जो है यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स हैं उनको रखनी चाहिए। और अगर मंदी बनती है तो मुझे लगता है कि मंदी बड़ी शार्प आएगी और यहाँ पर इसका जो फॉलो अप है वो आपको अगर होता है तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी तक भी जा सकता है। और फंडामेंटल बेसिस पे भी बात करें, टेक्निकल बेसिस पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, वो वीक हो रही है। और देखिएगा बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे ही करते हैं। बाजार जब बड़े टॉप पे होता है तो होता क्या है कि लंबे समय तक चल रहा है तो मंथली, वीकली, 2 महीने आगे कि सब जगह पुट राइटिंग हो रखी होती है बढ़िया। और बाजार ने एक बार 500-700 पॉइंट का झटका दिया तो फिर वो सारे पुट राइटर ट्रैप हो जाते हैं। अब जब से देखिएगा इंडिया में रिटेलर्स पुट या कॉल राइट करने लगे हैं तब से हमारे बाजार जो है एक डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए हैं। एक बार कॉल राइटर को फंसाता है, एक बार पुट राइटर को फंसाता है, यानी कि एक बार तेजी वाले को फंसाता है, एक बार मंदी वालों को। तो देखिएगा तेजी बहुत होगी और बड़े प्लेयर से जानते कि उनके पास माल इकट्ठा हो गया है, खरीदते 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 माल इकट्ठा हो गया, उन्होंने अपनी पोजीशन हेजिंग बनाई होगी। तो वो अब मंदी बनाने के बाद अपना माल छोड़ने के लिए मतलब बेताब है। वो कब छोड़ेंगे 2 दिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि सबसे बढ़िया टाइम होता है जो मंथली एक्सपायरी है उसमें जितने शॉर्ट्स वाले प्लेयर्स हैं वो उनका माल खरीद लेंगे, क्योंकि उनको अपने शॉर्ट्स के अंदर लॉस हो रहा है। तो जैसे ही बाजार नीचे आएगा वो अपने शॉर्ट कवर करते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने जो भी माल खरीद रखा है तेजी करने वालों ने, उनका माल उनके मन मुताबिक प्राइस पर बिकता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जब ये एक्सपायरी ख़त्म होगी तो उसके बाद उनका जो है एक नया गेम प्लान होगा, तो वो देखिएगा बाद में पता चलेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तेज़ी करने वालों के पास जो है कैश के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा है। उन्होंने अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर ली हैं, या उन्होंने ऑप्शंस बाय किए हैं कुछ, या कुछ ऑप्शन सेल किए हैं, जिसके माध्यम से अब वो जो माल उनके पास इकट्ठा है उसको छोड़ेंगे और फिर मंदी की पोजीशंस में भी प्रॉफिट कमाएंगे जिस तरीके से तेजी की पोजीशंस में कमाएं। और जिस तरीके से 3 कैंडल बनी थी निफ्टी बैंक के अंदर ऊपर से, अभी 2 कैंडल आपको एक रिलीफ जो है दिखा रही है निफ्टी के अंदर कि भाई ये रिलीफ है। और अगर बैंक निफ्टी की तीनों कैंडल्स को आप देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में जो 3 रेड कैंडल बनी थी वो उतनी वीक नहीं थी जितनी निफ्टी में थी। फिर हैंगिंग मैन पैटर्न था और आज की जो पैटर्न है वो भी एक वीकनेस का संकेत है, क्योंकि रेड कैंडल बनी और कल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे। बस एक चीज़ है कि आज जो प्राइस थे नीचे वो कम गए थे जो पिछली कैंडल में ज़्यादा थे। तो अब ये जो बेस है ये देखिएगा, ये इन लेवल को टूटने के बाद आपको एक फ्री फॉल निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जब तक नहीं टूट रहा है तो मुझे लगता है कि कल दोपहर तक शायद उसकी बारी आ जाएगी प्रॉफिट बुकिंग की। और यहाँ पर जो पोजीशन है वो तेजी की तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो वाइज भी जो इंडेक्स के पोर्टफोलियोज है, मैं खाली ये स्मॉल कैप मिड कैप वाले लोगों को तो प्रॉफिट्स है ही नहीं, लेकिन जिनके पास इंडेक्स के ETFs है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है निफ्टी के, या निफ्टी यानी कि निफ्टी 20 है, या बाकी जो स्टॉक स्पेसिफिकली हैं, या बैंक निफ्टी के जो 20 हैं, वो यहाँ पर करेक्ट टाइम है कुछ प्रॉफिट अपने घर लेके जाने का। क्योंकि बाजार में पैसा
छोड़ोगे तो वो कम भी हो सकता है, बट इसी समय पर उसी पैसे से थोड़ा सा इंतज़ार करोगे, फिर वही बीज आप दोबारा से ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे। अब आज की बात 18,314 और जो दम था वो कहाँ से आया, कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी में कहाँ से था। 50 पॉइंट था अदानी एंटरप्राइज से, अदानी पोर्ट से 10, इन्फोसिस से 10, TCS से 9 और रिलायंस से 5। तो अगर ये हटा दो तो 60 पॉइंट का ये था। तो यहीं से सारा था। बैंक निफ्टी वाले जो शेयर्स थे वो कमज़ोर हो रहे थे। अब निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक थी। हालांकि जो घटने वाले जो शेयर्स थे वो दिन भर भी घटते ही रहे, उन्होंने अपने नंबर्स कम नहीं होने दिए और लास्ट में वो ऊपर ही पहुंच गए थे, बट हालांकि दोनों बराबरी की तरफ थे। इसके अलावा TCS में आज जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। अब जो बाजार को रोकेगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, IT जो है वो अब एक सेफ साइड में जो है बाजार को रोकने की कोशिश करेगा। आज देखिएगा सारे IT शेयर्स ने ही बाजार रोक रखा था। पांचों जो शेयर्स हैं वो IT के ही हैं और ये हमने चर्चा भी की थी, क्योंकि IT में मुझे देखिएगा लोग रिसेशन की बात करते रहेंगे, बट मुझे लगता है कि इन शेयर्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है 2-3% और गिर जाए यहाँ से, जो आज बढ़े हैं ये सारे वापस हो जाएं, ये जितनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी कुल मिला के जो IT पैक है वो बाजार को प्रोटेक्ट करेगा। अब जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो निफ्टी बैंक के शेयर्स या फाइनेंशियल शेयर्स में कभी भी जो है स्टार्ट हो सकती है, इस बात की हमें संभावना है। निफ्टी बैंक 43,885 क्लोजिंग देखिएगा 800 के ऊपर करा दी। और उसके बाद कैंडल्स के बारे में बात कर चुके हैं। SBI आज दम दिखा रहा था, PNB, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल। बंधन बैंक देखिएगा लोग कह रहे थे कि रिजल्ट खराब है, बट मुझे लगता है कि बंधन बैंक अगर 200 रुपये के आसपास आता है, लॉन्ग टर्म की एक बहुत बढ़िया बैट बन सकती है। पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक 1.85% चला आज। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी अगले एक्सपायरी में देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा जो है एक मंदी बनाने का मन कर रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो अभी वेट एंड वॉच है, क्योंकि दूसरी जगह हमारी पोजीशन बनी हुई है। SBI, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तो देखिए जो सब फ्लैट थे बाकी। और FIs ने आज 922 करोड़ की फिर बाइंग कर ली और 604 करोड़ की DIs की बाइंग थी। तो इन बाइंग के बाद भी बाजार में कुछ आज विशेष नहीं देखने के लिए मिला। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स में साइड में थे, ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए और इंडेक्स फ्यूचर्स में के बाद स्टॉक फ्यूचर्स खरीद के गए हैं बढ़िया मात्रा में और स्टॉक ऑप्शंस 201। तो अब इन सब फिगर्स को आप देखोगे कि जी FIs की तो बहुत अच्छी बाइंग है, तो फिर सेलिंग कहाँ से आएंगे। आप एक व्यक्ति को भूल गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं मैंने बात नहीं की है, वो है मिस्टर इंडिया, और जिसमें हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं और जिनको आप प्रो अकाउंट भी देखते हैं, क्योंकि कुछ HNI इन्वेस्टर्स हैं प्रो अकाउंट जो ब्रोकर्स के माध्यम से प्रोप्राइटरी अकाउंट में प्ले करते हैं, वो जो ट्रेडर्स हैं वो भी एक्टिव हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुट कॉल रेशियो भी पुट राइटर एग्रेसिव हो गए हैं निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में हालांकि पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, तो क्योंकि आज बैंक निफ्टी कमज़ोर था तो पुट राइटर नहीं थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, इसकी रोज की एक ही नोटंकी है, इसमें कुछ नहीं होना है। और ब्रेंट क्रूड $76 पे और ऑप्शन चेन 18,300 पर जो है जबरदस्त तरीके से आपको ओपन इंटरेस्ट नज़र आएगा, जहाँ पे बाजार रुका हुआ है। नीचे पुट राइटिंग 18,200 पे और 18,100 पे काफ़ी अच्छी है। कॉल साइड में भी 18,400 के ऊपर कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज निफ्टी काफ़ी मजबूत था तो कॉल राइटर बैकफुट पे थे, जबकि बैंक निफ्टी में 44,000 पर 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए हैं कॉल साइड में, जबकि पुट साइड में खाली 30,000। तो यहाँ पे 44,000 पे बैंक निफ्टी में जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, क्योंकि आज बैंक निफ्टी कमज़ोर भी था। और जो पुट राइटिंग है वो 43,500 पे है, जहाँ पर 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस नियर 44,000 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बाजार फेस कर सकता है, और जिसकी संभावना हमें अभी भी लग रही है। और यहाँ पर जो है बाजार 44 को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है, जब भी कभी ऐसा लेवल टूटता है तो बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग की संभावना रहती है। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी स्टॉक सारे ओवर वैल्यूड भी हैं, फंडामेंटल वैल्यू से आगे चले गए हैं, तो ऐसी संभावना मुझे नहीं लग रही है कि बाजार अब 44 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि जो तेज़ी करने वाले हैं उनके पास भी बहुत बड़ी मात्रा में माल इकट्ठा हो रखा है और उनकी पोजीशन भी स्ट्रेच है, तो बाजार ओवरबोट है।
तो जैसे ही बाजार के अंदर सेलिंग आएगी, वो ओवरबोट वाली पोजीशन है, वो सबके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं कि भाई वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, एक कदम आगे चले ट्रेल कर दिया ऊपर, एक कदम आगे चले और ट्रेल कर दिया ऊपर की तरफ। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो धड़ाधड़ टूटेंगे अगर एक बार सेलिंग शुरू हो गई तो एक बार सेलिंग शुरू होगी तो मैंने यही बोला कि फिर वो सेलिंग जो है बड़ी शार्प फॉल होगा अगर सेलिंग होगी। और हमें लगता है कि मंथली एक्सपायरी के आसपास अब जो पूरे महीने की 1.5-2 महीने की जो तेजी है उसमें जो प्रॉफिट पे बैठे हुए बड़े प्लेयर्स वो कभी भी प्रॉफिट बुक करने के लिए आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी जो हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। और देखिएगा अगर बाजार ने ऊपर भी जाना है तो मुझे लगता है 41,600 से लेकर 900 के बीच में बाजार को एक बार आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बाजार जो है थोड़ा सा बोझ मान रहा है। अब इस बोझ को कब उतारेगा ये जो है एक सवाल है, बट हमें लगता है कि बस ये बोझ अब कल परसों और नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कल थोड़ी हो, परसों फिर थोड़ी और हो जाए, और जब एक्सपायरी डे होगा लास्ट तो उसमें एक सीवियर हो जाए। तो यहाँ पर इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।